हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। आज से हम केमिस्ट्री का एक नई ब्रांच को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट? एंड दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि हम फिज़िकल केमिस्ट्री एक पोर्शन से शुरू कर चुके हैं, जो कि 12th में क्या है आपके पास, सॉलिड स्टेट चल रही है, और साथ में 11th में क्या चल रही है, मोल कंसेप्ट। लेकिन अगर आप देखें 10th में, अगर मैं CBSE वालों की बात करूं तो वहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स था, राइट? और जो ICSE वाले बच्चे हैं उनमें हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मेरी अपनी चॉइस की देखी जाए तो फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्ट लेने वाला सब्जेक्ट होता है, जो बिल्कुल बोर नहीं करता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट K2, क्यों, कैसे, ठीक है। जस्ट इसमें आपको समझना है। अगर आप चीज़ों को समझते हो तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे, अगर नहीं समझते तो आप हमेशा ही इसमें कन्फ्यूज़ रहोगे, राइट? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा बस आपसे यही है कि जितना मैं करवाऊँ उसको बस एक रिवाइज़ करो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, लेवल 0 से। हम एडवांस तक जाएंगे, लेकिन कहाँ से, लेवल 0 से, ठीक है। तो चाहे आप 11th के बच्चे हैं, चाहे आप 10th के बच्चे हैं, चाहे आप 12th के बच्चे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, राइट? तो आपको कहीं पर भी कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो हमें पता है, देखो शुरू करते हैं हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, राइट, चलो शुरू किया जाए। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें पता है जो केमिस्ट्री होती है, राइट? केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हमने सीखी हैं? जनरली हमारी 3 ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, राइट? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, राइट? फिजिकल में हम क्या करते हैं? हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, राइट? इनऑर्गेनिक में हम एलिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है, राइट? कार्बन और उसके कंपाउंड्स को डिस्कस किया जाता है। देखो, ये चीज़ें हम वेलकम टू केमिस्ट्री या वेलकम टू इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इजीली देख सकते हैं, उसमें आपको लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें ये देखना है सबसे पहले, ठीक है, हम शुरू करेंगे एक कहानी से, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है वो हमें पता होनी चाहिए। देखो बच्चों, 1815 की बात है, ठीक है। बर्जीलियस नाम के एक केमिस्ट थे। नाम क्या है? बर्जीलियस, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे पुराने लोग कहते थे कि कुछ ना कुछ एक ऐसी ताकत है जो हम सबको जोड़े हुए है। तो वही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाए हुए हैं, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, मतलब कुछ भी, बैक्टीरिया से लेके एक मैमथ तक, ठीक है। तो वो वाइटल फोर्स है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करिए, बाइंड की हुई है। उसी को उन्होंने क्या दे दिया, एक वाइटल फोर्स थ्योरी करके अपनी पब्लिश कर दी, या सबको बता दिया कि हाँ ऐसी कोई फोर्स है, ठीक है। एक हल्की सी कहानी की बात करते हैं। 1815 में बर्जीलियस ने कौन सी थ्योरी दी? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो हम सबको जोड़े हुए है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने भी कहा कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है, देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स। कौन सी? मिस्टीरियस फोर्स है विच इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। और इसी को उन्होंने क्या बोल दिया
कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, राइट। लेकिन बात आई 1828 की, साइंटिस्ट थे वुलर। उन्होंने बोला सरकार एक बात बताओ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड लिया और उसको रिएक्ट करवाया किससे, KCNO से। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम साइनेट, राइट। पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्ट करवाया और इससे उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला अमोनियम साइनेट। इसको बोलेंगे अमोनियम साइनेट। सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है और KCl निकल गया। तो ये क्या था, अमोनियम साइनेट। अब उन्होंने क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को, जो ये उनके पास अमोनियम साइनेट मिला उनको, उसको उसने क्या किया, हीट कर दिया और क्या बना दिया, NH4C डबल बॉन्ड O NH3, ये सॉरी NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं यूरिया। और यूरिया कैसा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उन्होंने बोला कि आपकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये सही नहीं है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन अपने आप में करते हैं जिससे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में ऐसी रिएक्शन करते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं उसका विस्तार होना शुरू किया, इलेबोरेट करना शुरू किया लोगों ने, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बोला कि बर्जीलियस ने क्या कहा था, ठीक है। कहानी पे फोकस रखो, ये चीज़ें याद रहें ना रहें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बस चीज़ों को समझो कि कहाँ से तह से शुरुआत कर रहे हैं हम, ठीक है। किसने शुरू किया था, बर्जीलियस ने। कहाँ पर, वुलर, ठीक है। वुलर तक पहुँच गए, वुलर ने बता दिया। अब वुलर के बाद दो साइंटिस्ट आए, 1845 में कोल्बे और 1856 में बर्थेलॉल। कोल्बे ने बेसिकली क्या किया, इसने कंपाउंड लिया कार्बन और हाइड्रोजन, राइट। और इन्होंने क्या लिया, मीथेन। इसका नाम क्या है, दिस इज मीथेन। आपको पता है ना, मार्श गैस बोलते हैं इसको, राइट। इन्होंने क्या किया, इस कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, पास कराया और उससे बना दिया एसिटाइलिन, राइट। उससे क्या बना दिया, एसिटाइलिन। और इस एसिटाइलिन से उन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाया और किसका फॉर्मेशन करवाया, CH3C डबल बॉन्ड OOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर। इस एसिटाइलिन का उन्होंने ऑक्सीडेशन करवाया और क्या बना दिया, विनेगर। सेम वैसे ही यहाँ पर CH4 का, मास गैस का भी किसने, बर्थेलॉल ने ऑक्सीडेशन करवाया और क्या बनाया, विनेगर, राइट। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन हो गई तो लोगों ने समझ लिया कि सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वाइटल फोर्स थ्योरी नाम की चीज़ तो है, लेकिन वो अब इतना भी मिस्टीरियस नहीं रहा। जो वाइटल फोर्स अब धीरे धीरे केमिकल फील्ड में आ रहा है। अब वो कौन सी फील्ड है उसको इंटरेस्ट लेके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी यहीं से ही हुई कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अपने आप में इस तरह से रिएक्शंस करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको डिफाइन करना हो, ठीक है, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon and its compound, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग से विभाजन हुआ या डिवाइड कर दी गई, कि अलग सेपरेट कर दी गई कि इसमें सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स की आप स्टडी करोगे भाई,
ठीक है, किस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कंपाउंड की, भाई कार्बन में क्या ऐसी स्पेशलिटी थी कि भाई कार्बन को ही चूज़ किया कि हाँ आप ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दावेदार हो, कुछ रीज़न तो होना चाहिए। ठीक है, तो आप 10th की केमिस्ट्री उठा लो, 11th की केमिस्ट्री उठा लो, और किसी किसी पोर्शन में 12th की केमिस्ट्री उठा लो। ठीक है, क्योंकि 12th में थोड़ा एडवांस हो जाता है, लेकिन अगर 12th में भी उठाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो लॉन्ग चेन बना सके। राइट, कार्बन की एबिलिटी होती है कि वो क्या बना सके, लॉन्ग चेन बना सके। ठीक है, और सबसे प्यारा जो कार्बन को होता है वो होता है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दुनिया में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में भर भर के पड़े हुए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कुछ नहीं मिला कार्बन को अपने आप को बैलेंस करने के लिए, वो हाइड्रोजन पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे यहां पर हम बोलते हैं एक और चीज कि ऐसे भी बोल सकते हो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी को भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो। बराबर, इतना क्लियर है? राइट, ठीक है जी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, राइट, भाई वाई कार्बन। रीज़न तो यही होना चाहिए कि भाई कार्बन ही क्यों, कार्बन में ऐसा क्या हीरे जड़े हुए हैं कि कार्बन को ले लिया आपने सर, वाई? ठीक है, तो कार्बन के पास अपनी ही दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। पहली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। और दूसरी प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। राइट, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। बराबर, टेट्रावैलेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक टेट्रा मतलब चार, वैलेंसी का मतलब, राइट, वैलेंसी का मतलब क्या है, बेसिकली आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट या इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, राइट, इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में चार वैलेंसी है। तो क्या हो गया, चार वैलेंसी है तो नाइट्रोजन में तीन, मतलब नाइट्रोजन में पाँच है। ठीक है, उसकी वैलेंसी तो तीन हो जाती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच है। ठीक है, वैलेंसी मतलब आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दर्शा रहा है। वैलेंसी भी बताऊंगा जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि इसकी वैलेंसी कितनी है, चार है। ठीक है, अभी आप ऐसे समझो इसको, इसके आउटरमोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अब इससे क्या मतलब है, चार इलेक्ट्रॉन होने से क्या मतलब है? देखो आप एक चीज़ समझो, जो मेटल होते हैं, राइट, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं बहुत आसानी से। आपने ये पढ़ा है, क्यों? क्योंकि जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपने आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर दे और क्या कर दे, अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर दे। उससे क्या हो जाएगा, 281 से उसके पास 28 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि सर ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर गया। राइट, ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा हम बोलेंगे सर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में हमने वो एलिमेंट बोले, देखो अगर 1 से लेके 3 तक एलिमेंट आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो बोल देते हैं मेटल है। ठीक है, मोटा मोटी में। ठीक है, अगर 5 से लेके 8 तक हैं तो हम बोलते हैं सर ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल की एबिलिटी होती है, जैसे नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, नाइट्राइड बना देता है। राइट, ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्साइड बना देता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा और 5 से कम, यानी आउटरमोस्ट शेल में कितने, अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और 2 और 4। अब या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ जाएंगे। बराबर, टेट्रावैलेंसी है ना, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लो या 4 इलेक्ट्रॉन दो। दोनों ही केस में कार्बन बुरी तरह से फंस जाता है। होता यह है
कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो कार्बन पे आएगा कार्बन +4। +4 का मतलब क्या है पता है? तबाही। तबाही। इतना पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता कार्बन। ठीक है। दूसरी बात, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 और 8 बना देता है, यानी 4-, ये भी तबाही। इतना नेगेटिव चार्ज नहीं, कार्बन छोटा सा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो दोनों ही कंडीशन में कार्बन फुलफिल नहीं कर पाता अपने आप को, कि हमसे तो ना हो पाएगा। तो अब क्या करें? ठीक है, तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो, इस चीज़ को सही करने के लिए वो क्या करता है? वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। वो सहारा लेता है किसका? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसका सहारा लेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखना, कार्बन हर टाइम शेयरिंग ही करेगा इलेक्ट्रॉन का। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पर और कार्बन कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। ठीक है। हाँ, अगर तुम उस पर चाबी लगा दोगे, ज़्यादा ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कर दोगे तो उसको मजबूरन बनाना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है जैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है? 4 वैलेंसी होने की वजह से वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पा रहा है। अब उससे क्या होगा? रिलेट कर रहा हूँ मैं दोनों चीज़ों को। तो उससे क्या होगा कि वो जब कार्बन आपस में शेयरिंग करेगा, कार्बन कार्बन में, तो वो क्या करेगा? लॉन्ग चेन बनाएगा कार्बन की। चाहे वो 2D में बने, चाहे वो 3D में बने, चाहे वो 4D में बने, कहीं भी बने, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इसी को ही हम बोलते हैं कैटिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अब जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से करेंगे। देखो, मैंने बोला प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज व्हाट? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी को हम क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell, right? outermost shell, and that's why it neither gain nor lose electron, right? अब वो ना तो गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो अब क्या करेगा? हेंस इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन with carbon and other non-metals like nitrogen, hydrogen, oxygen etc. to form कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ तो करेगा ही। ठीक है, अगर अपने आप को स्टेबल करना है तो टेट्रावैलेंसी कर दी। सेकंड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। सेकंड बोला कैटिनेशन। कैटिनेशन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम, सेल्फ मतलब खुद के साथ ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, ये सब में नहीं होती है। कैटिनेशन किस किस में होती है? एक तो कार्बन में आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगी, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन में दिख जाएगी, थोड़ा बहुत आपको किस में दिख जाएगी? सल्फर में दिख जाएगी। सल्फर बनाता है ना एसिड, ऑक्सीजन बनाता है ना O3, थोड़ा बहुत फॉस्फोरस में दिख जाएगी, P4 बन जाता है, लेकिन सब में नहीं दिखती है। ये भी इतने तक ही बना पाते हैं, लेकिन कार्बन इनफाइनाइट लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, आप C60 देखते हो, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन। आगे बात करेंगे इसकी भी हम, मतलब 60, ये तो 60 है। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, वो CN है, मतलब उनकी गिनती नहीं है। ठीक है, उनकी गिनती नहीं है, तो इतने लंबी चेन बन जाती है, राइट? तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अब ये क्यों होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की मदद से। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है? इससे क्या होगी? इट कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन, और वो इतनी लॉन्ग चेन्स होती हैं कि हमारी पूरी बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी, एनिमल्स की पूरी बॉडी, माइक्रोब्स की पूरी बॉडी क्रिएट हो जाती है।
और वो किए जा रहा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, प्रोटीन बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़। 2 प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ तक तो हो गया कि सर हाँ समझ में आ गया मेरे को ये कार्बन, लेकिन ये कार्बन बॉन्ड बनाता कैसे है, ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में हमें पता है, ठीक है, कार्बन, जैसे मैं बात करता हूँ कार्बन का सबसे छोटा फॉर्म, दैट इज एक कार्बन का कंपाउंड, दैट इज मीथेन, राइट, CH4। कार्बन था, कार्बन एक जगह पे घूम रहा था, ठीक है, कार्बन घूम रहा था, किसकी तलाश कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में थे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसको हाइड्रोजन मिले, कार्बन को हाइड्रोजन मिले, राइट, तो बोलता है हे हाइड्रोजन हमको बॉन्ड बनाने हैं। हाइड्रोजन बोलता है क्यों बनाने हैं बॉन्ड, बोलता है हमको ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं सरकार। तो बोलता है यार डुप्लेट तो मुझे भी कंप्लीट करने, हाइड्रोजन बोलता है ऐसा करते हैं हम दोनों आपस में शेयरिंग कर देते हैं, हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। कार्बन को आइडिया बहुत पसंद आता है, ठीक है, कार्बन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और हाइड्रोजन के साथ वो क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है, राइट। देखो इससे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। और कार्बन ने क्या बना दिया, अपना एक स्ट्रक्चर बना दिया सी, ये, और ये सारे बॉन्ड कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कंसेप्ट है CBSE और ICSE 10th तक, ओके। तो अभी इसको फोकस रखना। उसने बोला अब 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे आपस में, ठीक है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल थे आपस में, तो उन्होंने बोला सरकार, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन थे, तो उन्होंने बनाया C2H4, ठीक है, ये बताता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बोला सर अब तो 2 ही कार्बन हैं और 4 ही हाइड्रोजन है, अब क्या करें। बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हम आपस में भी बॉन्ड बना लेंगे, वो भी एक नहीं 2-2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और अब मेरे पास कितने हैं, अब मेरे पास टोटल मिला के इस कार्बन में और इस कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, जिससे अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, अगर मैं इस कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो इसका ऑक्टेट तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, देखो, राइट, और इस कार्बन का ऑक्टेट ये पूरा हुआ, और हाइड्रोजन के डुप्लेट तो कंप्लीट हो ही रहे, ठीक है। तो इसने भी C+C का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं C2H2 की बात करता हूं तो यहां पर भी कार्बन क्या बना सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, राइट। यहां पर भी उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में क्या कर दिए, शेयर कर लिए, राइट। आई होप इतना सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में होता है, राइट। अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सब सही चल रहा है। अब थोड़ा सा हाई लेवल पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चाहे तो 10th वाले बंद कर सकते हैं, अब थोड़ा सा हाई लेवल पे चलते हैं, किसकी बारी में, यहाँ पर चलेंगे हम 11th और 12th में। 11th में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझो इस चीज़ को कि कार्बन में जो अभी तक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे वाला, राइट, ये स्ट्रक्चर क्या है, परफेक्टली करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। और इसका समाधान कौन देता था भाई, इसका समाधान देता था VBT। VBT का फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पढ़ी है सबने, मैं एक बार जस्ट रिवाइज करा देता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। देखो होता क्या है, CH4 के फॉर्मेशन में, CH4 के फॉर्मेशन में क्या होता है, कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट शेल क्या है, 6 ही है ना, तो 1s2
2s2 2p2 है, 1s2 2s2 2p2 है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर कितने आए देखो, राइट, 1 2 1 2। अब हाइड्रोजन आने वाले थे 4, वैकेंट स्पेसेस है 2। तो अब क्या हुआ, इस कार्बन ने बोला ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपने इसको एनर्जी दी E=H और इसको क्या कर दिया, एक्साइट करवा दिया, यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने हायर एनर्जी लेवल में भेज दिया। तो यहाँ क्या हुआ, 1s2 2s1 2p1 हो गया, राइट। ये देखो, तो यहाँ पर ये 4 जगह बन गई, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर गया। तो इलेक्ट्रॉन जंप कैसे किया, आपने एनर्जी दी ना। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, ये हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया जी, ठीक है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया। तो अब हाइड्रोजन के बॉन्ड्स क्या थे, यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्ड्स कुछ ऐसे थे, देखो, राइट, ये और ये 3D ज्योमेट्री, ओके। ये अब यहाँ पर जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली थी वो क्या थी, sp3, क्योंकि एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2p3 है, ओके। तो 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है, sp3। तो जब भी कार्बन में आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, आंखें बंद करना, sp3 पे टिक कर देना। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, जब उसकी सारी वैलेंसीज देखो, ये सारी तरह से फुलफिल है। अब मैं ये क्या बनाया सर, ये मैंने इसमें कुछ चीज़ें मैंने, ये चीज़ आपको अजीब लगी होगी, सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। देखो, इसको बोलते हैं हम वेज। क्या बोलते हैं, वेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेज मतलब ये आपकी तरफ है, ये क्या है, आपकी तरफ आया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट। और ये जो है ये डैश है, ये क्या है, डैश है। डैश का मतलब होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। डैश का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, राइट। तो आपको यहाँ पर ये 3D स्ट्रक्चर क्यों बना है, क्योंकि एक्चुअल में कार्बन 3D स्ट्रक्चर का ही होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 3D ज्योमेट्री पर दिखाता हूँ आपको, राइट। यहाँ पर आपको कार्बन की 3D ज्योमेट्री दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, राइट। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड रुको जरा। राइट, दिख रहा है आपको। अब देखो ज़रा, इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है CH4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो CH4 का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इसमें वेज और डैश कैसे बताता हूँ। देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये दोनों है प्लेन में, ये ऊपर वाले प्लेन में है, ओके, ये वाले प्लेन में है। तो ये जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन तो प्लेन में है, राइट। और ये बाहर की तरफ जो आया हुआ है, ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ आया हुआ है, ये क्या है, ये आपके पास कौन है, ये वेज है, ठीक है। और ये जो पीछे की तरफ है आपके पास, ये डैश है, वेज है और डैश है। तो इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये रोटेट करते हुए भी आपको दिख रहा होगा, देखो ये 2D नहीं है, ये 3D ज्योमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ द 3D ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, राइट। लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, राइट। तो आपको आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा कि ये डैश और वेज क्या चीज़ है, ठीक है। डैश का मतलब पीछे की तरफ और वेज का मतलब सामने की तरफ।
राइट। जैसे ऐसी चीज़ें हैं ना, तो एक प्लेन में इसके ऊपर ये, तो एक प्लेन में ये बाहर की तरफ, ये पीछे की तरफ, राइट। तो ऐसी कोई ज्योमेट्री है इसमें। इसको हम कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, राइट। ये तो हो गई किसकी? मीथेन की फॉर्म। तो अब ऐसे ही कार्बन आपस में जुड़ेंगे, कार्बन आपस में जुड़ेंगे और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की बात आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स की, राइट। ऐसे कंपाउंड्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कार्बन से या एक ही एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ड्यू टू देयर अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल लैटिस, 3 डायमेंशनल लैटिस में उनके अरेंजमेंट की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो आप बोल सकते हो एलोट्रॉप्स आर दोज कंपाउंड्स in which what क्या होगा? in which one elements या those compounds which are made up of, ऐसे लिख दो, which are made up of one element, one type of element, राइट। यहाँ कुछ ज़्यादा ही कचरा कर दिया मैंने, तो इसको पहले मैं अच्छे से हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एलोट्रॉप्स की। तो दोज केमिकल कंपाउंड्स which are made up of किससे? सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट but have different physical properties, राइट। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, इन केस ऑफ कार्बन की अगर केस में बात करता हूँ, तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स हो सकते हैं कार्बन के, लेकिन जो जनरली हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं? ग्रेफाइट, और कौन से पढ़ते हैं? डायमंड, और कौन से पढ़ते हैं? बकमिंस्टर, फुलरीन, राइट। ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। एक एक करके इनकी बात करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर ग्रेफाइट की, राइट। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट बेसिकली किस फॉर्म में होता है? शीट्स की फॉर्म में होता है। कैसी शीट्स? हेक्सागोनल शीट्स। कैसी? हेक्सागोनल शीट्स आपको पता ही है, ठीक है। ये जैसे हेक्सागन है, राइट। यहाँ पर हेक्सागोनल शीट्स आपको ऐसे दिखती हैं, राइट। ये देखो, ये हेक्सागोनल शीट्स आपको दिख रही होंगी, ओके। ये हेक्सागोनल शीट्स हैं। तो ये एक शीट है, वन शीट है। फिर इसी के नीचे यहाँ पर दूसरी शीट भी होगी, राइट। यहाँ पर दूसरी शीट भी होगी। देखो, ये हेक्सागोनल की दूसरी शीट है, राइट। दूसरी शीट हो गई। अब इसमें आप यहाँ पर नोट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पर ये जो शीट है, ठीक है, यहाँ से और भी ज़्यादा कनेक्शन होंगे वैसे तो, ठीक है, ऐसे कनेक्शन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर बस थोड़ा बहुत बना रहा हूँ इसमें, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये कहीं से जुड़े हुए। तो अब ये जो शीट है, ये शीट 1 जो है वो शीट 2 के ऊपर ऐसे है। एक स्लाइड है,
एक स्लाइड है और इसके ऊपर दूसरी स्लाइड है, ठीक है। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कुछ भी हो सकती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये स्लाइड करती है। इसी वजह से हेक्सागोनल ये जो ग्रेफाइट होता है ये स्लिपरी नेचर का होता है। कैसा होता है? स्लिपरी होता है, राइट, स्लिपरी होता है कि एक शीट वन शीट स्लाइड ओवर अदर, राइट, स्लाइड करती है। इसीलिए ये एज अ lubricant used in heavy machineries, राइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, इस वजह से ये जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सबको पता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रीज़न क्या है? कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखें, हर एक कार्बन को भी देख रहे हैं, अगर आप इसको देखें, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? सिर्फ 1, 2 और 3, यानी इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है। वैसे ही सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली, सबके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है। अगर सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो क्या कर सकता है? ईजिली रोटेट कर सकता है या मूव कर सकता है। इस वजह से ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आई होप क्लियर है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है? नेक्स्ट इज डायमंड। डायमंड की अगर मैं बात करता हूँ तो डायमंड का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है? जैसे ये एक टेट्राहेड्रल है, आपने टेट्राहेड्रल देखा था, राइट। फिर इससे भी सेम वैसे ही ऐसे, राइट, एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, राइट, इससे भी एक ऐसे निकलेगा, इससे भी एक ऐसे निकलेगा, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स ये फॉर्म करता है, राइट, ऐसे ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा, राइट, ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो मतलब बेसिकली ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का एक काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बनाता है। लेट मी शो यू डायमंड का आपके पास स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें 3D में, राइट। तो यहाँ पर जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, ओके, राइट, let me show you. This is the 3D structure of diamond. Right, 1 sec, it's not loading. Okay, I think this is better. Okay, I hope you are able to watch this. देखा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास एक 3D स्ट्रक्चर है डायमंड का, राइट। एक्चुअली इट इज़ नॉट लोडिंग, बट 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में क्या होता है? Right, wait a second. Okay, let it be. 3D स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में आप क्या पढ़ते हो कि यहाँ पर क्या है? चारों की चारों वैलेंसीज क्या होती हैं? फिल्ड होती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन पूरी तरह से अपनी चारों की चारों वैलेंसीज को क्या करता है? ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। और आपको पता है डायमंड क्या है? हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, राइट। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। तो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी को बताता है कि वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ओके। वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, राइट। आप ऐसे भी इस चीज़ को देख सकते हो, राइट। ये एक 3 डायमेंशनल इमेज की फॉर्म में बनेगा, मतलब एक काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट, अगर आप बुक्स देखोगे एनसीईआरटी में आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर,
राइट, पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आता है बकमिंस्टर फुलरीन, राइट। नेक्स्ट आता है फुलरीन स्ट्रक्चर, राइट। फुलरीन स्ट्रक्चर कुछ फुटबॉल शेप्ड होता है, राइट। उसमें भी सेम वैसे ही आपके पास ऐसे, आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर हेक्सागन सॉरी, ऐसे हेक्सागनल स्ट्रक्चर होते हैं। हेक्सागनल एंड पेंटागनल स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, राइट। ये है जैसे फुटबॉल शेप आपने देखा होगा, राइट। फुटबॉल का जैसे शेप होता है वैसे ही वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक फुटबॉल जैसा शेप रहता है उसका पूरा, राइट। और उसमें मिनिमम 60 कार्बन एटम्स होने चाहिए। मैक्सिमम तो आप बोल सकते हो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 60 होने चाहिए, राइट। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, अगर आप देखोगे बुक में तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पेंटागनल स्ट्रक्चर होगा, राइट, ऐसे कुछ आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पर हेक्सागनल, तो मतलब एक हेक्सागन 5 पेंटागन, एक हेक्सागन जो है वो 5, हाँ मतलब 6 पेंटागन से सराउंडेड रहता है और एक पेंटागन 5 हेक्सागन से सराउंडेड रहता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है उसमें। और ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, राइट। दिस इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि अगेन कंडीशन सेम वही है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या रहेगा, फ्री रहता है, ड्यू टू presence of one free electron, right. These all are the allotropes of carbon। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कार्बन ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नैनो ट्यूब्स होती हैं वो भी एक तरह के इसके, जो कार्बन फाइबर्स होते हैं वो भी इसके एलोट्रॉप्स हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है, कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो आज इसको हम यहीं तक ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हम सीखेंगे भी, बनाएंगे भी। फिर कंडेंस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इवन जो आपके जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जिसे हम लाइन डायग्राम बोलते हैं, जो हमें 11th 12th में सिखाया जाता है, वो चीज़ भी आप यहाँ पर सीखोगे, राइट। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।